बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीजान मन, आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। एक दफा फिर आज हफ्ते का वो खास दिन है। वीकेंड के ऊपर हम खास तौर के ऊपर कोशिश करते हैं कि जो वाकई हकीकी मानों में जर्नलिस्ट हैं, उनके हकीकी मानों में जनरल जिस तरह के होने चाहिए, उनको हम जरूर इनवाइट करें। वेलकम टू द शो जनरल शाहीन से भाई। सर जनरल मुझे ना कहा करें सर, आप बाकी ये कि सबको मेरा सलाम कहें। जनरल से मुझे कुछ अजीब जरा अजीब लगता है यार आजकल। आई अंडरस्टैंड सर, आप ये क्यों कह रहे हैं। ये आजकल सबको यही अजीब लगता है। एक जमाने में बड़ा आला ओहदा जो था वो अब तो गाली ऑलमोस्ट बन के रह गया है पाकिस्तान के तनाजुर में देखा जाए तो। सर सवाल ये है कि नवाज शरीफ और जर्नैलों की आपके तजर्बे के अंदर, आपका बहुत गहरी नजर है, आपका तजर्बा, आपसे ज्यादा तजर्बा पाकिस्तान की सियासत के मुशाहिदे में शायद ही किसी का हो। तो नवाज शरीफ साहब और जर्नैलों की आपस में कभी क्यों नहीं बनी? और सर जर्नैल क्यों नवाज शरीफ से अब भी खाइफ हैं? अब भी कोर कमांडर्स ने और कोर कमांडर्स के अलावा प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर्स ने ये कहा है आसिम मुनीर को कि नवाज शरीफ वापस तो आ सकता है लेकिन नवाज शरीफ हुकूमत में नहीं आ सकता, ये तुम्हारी भूल है, नहीं तो तुम भी नवाज शरीफ के पास चले जाओ। और नवाज शरीफ पर क्यों नहीं एतबार किया जा सकता, या क्यों जीएचक्यू एतबार नहीं कर रही? और फिर भी आसिम मुनीर और नवाज शरीफ रोज नया बयानिया बनाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं कि इमाम खुमैनी बन के वापस आ रहा है, फॉरगिव एंड फॉरगेट कर दिया उन्होंने। वो नई नाम लेंगे दोबारा, फैज हमीद का नाम भी नहीं लेंगे, बाजवे का नाम भी नहीं लेंगे, सब मामला अल्लाह पे छोड़ दिया है। माफिया भी मार रहे हैं, पैर भी पड़ रहे हैं ये सर, लेकिन फिर भी इनके ऊपर एतबार क्यों नहीं किया जा सकता? और नवाज शरीफ और जर्नैलों की कभी क्यों नहीं बनी? सर प्लीज सर। जनाब अली, बात यह है कि नवाज शरीफ की अगर आप पॉलिटिकल हिस्ट्री देखें तो हमेशा से उनकी ख्वाहिश ये रही है कि वो पावर में हो, न सिर्फ पावर में हो बल्कि ऑल इट ऑल पावर में हो। और इस तरह जिस तरह बाकी वो देखते हैं सऊदी किंग हैं या यूएई के अमीर हैं या कतर के अमीर हैं या दरबार लगे हुए हैं बादशाह। एक जमाने में आपको याद होगा और हम सबको भी याद है, अपनी हुकूमत में उन्होंने कहा था कि जी अमीरुल मोमिनीन बनना चाहता हूं मैं। वो उन्होंने कोशिश की थी कि मुझे अमीरुल मोमिनीन, और वैसे ही दरबार लगा हो, दरबारी बैठे हो और सारे, और किसी की कोई हिम्मत ना हो कि मुझसे कोई पूछ सके या बात कर सके और मैं जो कहूं वो हुक्म अमीर होना चाहिए। अब वो वाज़ेह हो जाता है। अक्सर ये एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं ये इनको जब धक्का लगता है तो फिर ये डर जाते हैं कि एक दफा हमें डगा है, ये वही सुराख है जहां से हम बार बार अगर हमें डंगे जहर हमें कैसे हम इसको बर्दाश्त करेंगे। एक दफा ये करते हैं फिर वो मुकर जाते हैं, फिर और प्रैक्टिकल जो उनकी हिस्ट्री है वो ये कि हर आर्मी चीफ से उनकी लड़ाई रही, इसलिए कि वो आर्मी चीफ अपनी जात में खुद अमीरुल मोमिनीन होता है और मियाँ साहब जाके वो दूसरे अमीरुल मोमिनीन बनना चाहते हैं उनके ऊपर आके। तो ये हो नहीं सकता। एक म्यान में दो तलवारें कह लें आप या जो भी उसका मिसाल दे दें, लेकिन वो झगड़ा इसी बात पे होता है कि जब वो पावर में आ जाते हैं तो फिर कहते हैं मुझे टोटल पावर मेरे पास होनी चाहिए, और वो मिल नहीं सकती एक जमहूरी मुल्क में, एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में जहाँ वोट भी है, जहाँ पे बाकी पार्टीज भी हैं, जहाँ गुर्बत भी है, जहाँ अपने काम भी करने हैं। और इन्होंने सिर्फ वो काम करने हैं जिसमें अपना माल वाल बनता रहे। बड़े बड़े मेगा प्रोजेक्ट, ये बड़ी बड़ी मोटरवेज, तो फलाने आईपीपी, तो 20,000 की जरूरत है तो 40,000 मेगावाट के प्लांट लगा दो, तो ये करो वो करो, जिसमें सबसे ज्यादा किकबैक मिलता रहे। इनका एक जो मिसाल में दे दूं आपको, इनका बड़ा पेट इनका वो है
लैपटॉप बांटो जी, लैपटॉप बांटो। पता नहीं दुनिया भर से लैपटॉप खरीद के सस्ते-सस्ते वो यहाँ कितने पैसों में वो बाँट रहे हैं और उसके बाद पीछे उनके बेटे और भाई और वो सारे अंदर लगे होते हैं, अपने-अपने एक बैग ले रहे होते हैं, इधर से उधर, उधर से उधर। बड़ा पाकिस्तान की तरक्की होती है। तो ये इनका जो मिजाज कह लें आप नवाज शरीफ का, वो है शाहाना। ख़वातीन बैठी हो, गाने वाले बैठे हों, ढोल म्यूज़िक बज रहा हो और बादशाह सलामत बैठे हों और कोई पूछने वाला ना हो। अब वो हो नहीं सकता। अब पाकिस्तान भी आगे चला गया है, पूरी दुनिया आगे चलेगी, ये सोशल मीडिया आ गया है, सोशल मीडिया पे बेशुमार उनके पास अब टूल्स हैं। तो ये जाके अब जब इनको डर लगता है तो फ़ौरन भाग जाते हैं। एक ये बात भी है, एक तो बादशाह बनना है और दूसरा ये कि इंतहाई डरपोक, ज़रा-सा कोई हिले-जुले तो ये फरार। फिर वो कहते हैं कि ये फरार हो गए, अब मुझे वापस आना है तो मुझे खुमैनी की तरह वेलकम किया जाए। और भाई कौन से तीर मार के आए? मलका बरतानिया के साथ शादी करके आप आ रहे हैं या क्या करके आ रहे हैं जो आपको एक पूरा रॉयल वेलकम दिया जाएगा? क्या हो रहा है? क्या किया क्या आपने 4 साल में? भगोड़े भरे रहे आप। ₹50 के बेल बॉन्ड या जो भी बॉन्ड था उसका वो भाई ने दिया था, उसको भी किसी ने आज तक नहीं पूछा। मगर चले गए आप, प्लेट गिर रही है तो प्लेटें टूट रही हैं, तो ये हो गया, वो हो गया, मगर आप भाग गए, चले भाग गए। अब वहाँ बैठ के 4 साल मज़े कर लिए, अब वो कहते हैं मुझे बुलाओ, तो पूरी कौम निकल के आए कि जी मैं बड़ा तीर मार के आ रहा हूँ। ये इनकी ख्वाहिशें हैं सर। और इसीलिए आप जो देखें तो एस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं, अगर एक आध कोई होगा जैसे जनरल आसिम मुनीर है या कोई, वो अगर कोई एहसान किया हो उन्होंने या कोई उनकी वजह होगी कि वो अपने आप को वो समझते हैं कि मुझे इनकी एहसान उतारना है, वापस करना है। बाकी जनरल्स और बाकी जो कोर कमांडर्स हैं और बाकी जो जो सारे के सारे पूरी आर्मी को, एस्टेब्लिशमेंट को रन करते हैं, वो तो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। और जैसा कि अब कहा जा रहा है कि जी वो उन्होंने कह दिया है कि जी वापस आते हैं पाकिस्तान तो आ जाएँ, उनका मुल्क है, लेकिन हुकूमत में नहीं आएँगे। तो ये एक तो प्रॉब्लम ये है कि ये डिसाइड पहले से हमारे एस्टेब्लिशमेंट ने करना है कि कौन हुकूमत में आएगा और कौन नहीं आएगा और कौन आ सकता है, कौन नहीं आ सकता। ये भी एक मसला है। और दूसरा मसला ये है कि नवाज शरीफ साहब कहते हैं कि जो मैं अगर आऊँगा तो फिर मैं आऊँगा एज़ अमीरुल मोमिनीन, तो वो भी मसला है। तो फिर बयानिया, मैं तो बयानिया का लफ्ज़ सुन के मुझे तो नफ़रत हो गई। ये बयानिया होता क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आई। हर एक को बयानिया बयानिया करके उन्होंने बेवकूफ़ बनाया हुआ है। अब वो सारे उनकी पूरी पार्टी और लोग और वो सब मिल के जनाब वो गाने गा रहे हैं कि जी अब मियाँ साहब जो है वो आसमान पे चढ़ गए और मियाँ साहब ने फलाना शेर का शिकार कर लिया है और अब वो आएँगे तो पता नहीं क्या दुनिया भर से ऐसे-ऐसे वो प्रोजेक्ट लाएँगे कि पाकिस्तान जो है ना हवा में उड़ेगा। ये सब लोगों को बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं सर। वो आना चाहते हैं और वो इसलिए आना चाहते हैं कि उनसे कहा जा रहा है कि जी आप आ जाएँ, क्योंकि हमारे पास जो दूसरा अल्टरनेटिव है वो है इमरान खान। और इमरान खान से वो डरते हैं, क्योंकि अवाम और लोग उसके पीछे हैं। अब उनको चाहिए ये था, अगर ये पर्सनल इंटरेस्ट और ईगो ना होता और अपनी ये ज़ाती लड़ाइयाँ ना इन्होंने की होती, पर्सनैलिटी क्लैश ना किया होता, तो इमरान खान के साथ 2-4 सेन लोग, ज़रा समझदार लोग बैठ के एक लाया अमल बनाते। इमरान खान मेरा ख़्याल है कोई इन मामलों में इतना इनफ्लेक्सिबल नहीं है कि वो इनके साथ बैठ के चलना नहीं चाहता। वो चलना चाहता है इनके साथ। वो कई दफ़ा कह चुका है कि मेरे साथ बात करें, मैं आप आर्मी, हमारी ज़रूरत है, पाकिस्तान आर्मी के बगैर नहीं चल सकता, लेकिन एक डिसाइड कर लें कि जी ये आपका फील्ड है, ये मेरा फील्ड है, मैं इसमें नहीं घुसूँगा, आप इसमें नहीं घुसेंगे और हम दोनों मिलके साथ चलेंगे और पॉलिसीज़ हमने मिलके चलानी है। वो ये करना नहीं चाहते क्योंकि इनको डर है कि जी इमरान खान अगर अवाम की ताकत से आ गया, तो फिर वो हमें पता नहीं क्या करेगा हमारे साथ। तो भाई आप ये फैसला कर लें कि आप क्या करना चाहते हैं? आप अमीरुल मोमिनीन को बिठाना चाहते हैं जो आपको आके आपसे कभी चल नहीं सकता। नवाज़ शरीफ कभी किसी फौजी जनरल के साथ नहीं चल सकता। ये तो बात उन्होंने अपने पिछले 30 साल के करियर में साबित कर दी। और इमरान खान से आप बात कर लें, तो इमरान खान ने कहा है कि मैं चलना चाहता हूँ, लेकिन आपको यकीन नहीं है क्योंकि अवाम की ताकत उसके पास होगी। तो ये एक बड़ा मसला जनरल आसिम मुनीर का बना हुआ है। खुद उन्होंने अपने ज़िम्मे दुनिया भर की सारी ज़िम्मेदारियाँ खुद ले ली।
इधर भी जा रहे हैं, वो उधर भी जा रहे हैं, हर चीज में एपेक्स कमेटी बना के वो जाके बैठ जाते हैं। पता नहीं कि कौन कौन सी एपेक्स कमेटीज बनी हुई है, वहाँ क्या क्या हो रहा है, कौन कर रहा है, सारी जिम्मेदारी उन पे है। और जब कुछ नहीं कर सकते तो वो फिर जिम्मेदारी फिर किसी और पर डालेंगे और खुद भागेंगे। तो ये बड़ी सिचुएशन खराब है इस वक्त। मुझे नहीं समझ आ रही कि ये इन हालात में वो इलेक्शन भी कराएंगे कि नहीं कराएंगे। तो आगे चले फिर देखते हैं सर। बहुत शुक्रिया सर। ये अब नवाज शरीफ साहब जो हैं ये अब बयानिया बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इन्होंने फॉरगिव एंड फॉरगेट के नाम से अंग्रेजी में छपवाते हैं पाकिस्तान में खबरें इस किस्म की, उर्दू में नहीं छपवाते अखबार में कि माफ कर दो सानू अल्लाह दा वास्ता है। मिन्नत तरला कर रहे हैं सर इस वक्त जर्नलों का। और इसहाक डार साहब भी जो उनके मुंशी भी कहलाते हैं, समधी भी हैं, उन्होंने भी बयानिया दिया है कि जी हमने अल्लाह पे मामला छोड़ दिया है, बस अल्लाह का वास्ता है। वास्ते ही डाल रहे हैं सर बेसिकली। आपको क्या लगता है? और दूसरी तरफ जनरल्स अपनी चमड़ी बचाने की खातिर है, बाकी जनरल्स को तो और कुछ भी नहीं है। ये एक आम तासुर और राय जो जनरल्स को जानते हैं लोग, वो यही जानते हैं कि जर्नैल सिर्फ अपनी चमड़ी बचाने के लिए पाकिस्तान और पाकिस्तानियों अवाम की कुर्बानी देने के लिए भी तैयार है, लेकिन वो चमड़ी तो तभी बचेगी जब पाकिस्तान बचेगा। नहीं तो रहना तो उन्होंने उस मुल्क में, उन्होंने नहीं तो उनके रिश्तेदारों ने रहना है। तो आपको क्या लगता है इसकी जो नवाज शरीफ साहब जो है ये वादे वहीद और पैरी पड़ रहे हैं सर, इनके ऊपर अब दोबारा से एक दफा फिर एतबार कर लेंगे क्या ये जनरल? जनरल फिलहाल तो एतबार नहीं करे आसिम मुनीर को छोड़ के, क्योंकि उनको रिटायरमेंट के बाद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगाने की जो है वो एक बड़ा सोच समझ के उनको रिटायरमेंट के बाद लगाया गया। उनका एहसान मंद भी है, सुना उनको प्रेशर उनकी बहन के जरिए भी जो लंदन में रहती हैं डाला जा रहा है, बहुत से बिनोई के जरिए, उनके बेटे के जरिए डाला जा रहा है, जो भी प्रेशर है। लेकिन इंडिविजुअल आसिम मुनीर ये खुद अकेला नहीं कर सकता। अगर पूरे का पूरा कोर कमांडर्स एंड प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर उनके अपने ओटीएस के शामिल जो तीन चार जनरल्स हैं वो भी उनके साथ शामिल नहीं है। हिस्ट्री से आप ही ने कहा कि सबक सीखते हैं ये जर्नल, तो हिस्ट्री तो यही बताती है, प्रेसिडेंस तो यही बताता है कि नवाज शरीफ तो है वो इक्तदार में आने से पहले जो है वो पैर पकड़ता है और इक्तदार में आके गला पकड़ता है। अब जिस तरह वो पैर पकड़ रहा है, तो आपके ख्याल में ये पैर पकड़ने से, माफिया मांगने से, बयानिया बनाने की जो कोशिश नहीं की जा रही है, मिन्नत तरला करने से कि हम भूल गए हैं, गारंटियां देने की कोई जो कोशिशें वो कर रहे हैं, क्या ये जर्नैली टोला एज अ होल जनरल्स दो ग्रुप ऑफ जनरल्स है या जनरल्स क्लब है, एलीट जनरल्स क्लब, 3 स्टार जनरल्स क्लब एंड सम पर्टिकुलर 2 स्टार्स हु मैटर अ लॉट, आपके ख्याल में क्या ये मान जाएंगे नवाज शरीफ की बात को? देखिए, मुझे आसिम मुनीर की तो समझ आती है कि वो ऑब्लाइज्ड हैं, या जो भी उनकी सूरत हाल थी और जो उनको बना दिया गया, तो वो तो प्रेशर फील करते होंगे कि जी मुझे स्पेशल फेवर की गई है तो मैं भी कोई स्पेशल फेवर करूं। लेकिन बाकी आर्मी का ऐसा नहीं है। अब बाकी आर्मी जब हम कहते हैं तो बाकी आर्मी में आप ये भी याद रखें कि बाकी आर्मी पूरी की पूरी एक पॉइंट ऑफ व्यू नहीं रखती। बाकी आर्मी भी बुरी तरह डिवाइडेड है और बेशुमार लोग इंक्लूडिंग जनरल्स और इंक्लूडिंग देयर फैमिलीज और बाकी ऑफिसर आधे से ज्यादा इमरान खान के साथ है। बोल नहीं सकते अभी, ठीक है, अभी वो चुप बैठे, दे आर फॉलोइंग द ऑर्डर, लेकिन एक्चुअल फैक्ट तो यही है। तो इस पोजीशन, इस मसले में एक कीचड़ जो जो फैलाई हुई है, इसमें ये लोग आपस में लड़े हुए हैं कि जी मैं यकीन करूं ना करूं, लाऊं किसे लाऊं ना लाऊं। भाई आप लोग अपना काम करें, आप लोग बैठ के तय करें कि जी हमने पाकिस्तान को कहां लेके जाना है और उसको आप उस रास्ते पे डालें जो सही रास्ता हो। इन चक्करों से निकलें कि हमने किसको लाना है किसको नहीं लाना है क्या। बाकी ये कि 2-4 लोग जाके इमरान खान से सीधी तरह बात करें। वो तो खुद कहता है कि मैं बात करने को तैयार हूं, लेकिन मैं उनसे बात करूंगा जो मैटर करते हैं, जिनके पास पावर है। मैं उनसे बात नहीं करूंगा जो डमीज है। और वो बात भी ठीक है उनकी कि बेकार लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। तो उनसे बात करें तो ये मसला हो सकता है हल के जी। आप एक पहुंच जाए एक एग्रीमेंट पे कि जी हमारा ये अब चार्टर है, ये हमारा फॉलो रास्ता है और इसके तहत हम चलते हैं, इलेक्शन कराते हैं, जो जीते जितना जीते उसको हम मिलके चलें। मगर ये अब क्योंकि अपनी इनसिक्योरिटी नवाज शरीफ को भी है और इधर फौज के सरबराह साहब को भी है कि मेरा बदन क्या बनेगा। तो इस जिसे कहते हैं ना कॉम्प्लेक्स सिचुएशन से निकालने की जरूरत है। और पाकिस्तान का आप देख लें कि बाकी जो पाकिस्तान है पूरा, उसका क्या हशर हो गया है। मेरा ख्याल है कितने सालों के बाद पाकिस्तान में अभी जो ये टेररिज्म के अटैक्स हुए हैं वो सबसे ज्यादा हुए हैं, कितने साल के बाद।
और मजीद होते जा रहे हैं। और लोगों को आप घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे। कोई निकलता है अगर झंडा लेके तो आप डंडा लेके उसके पीछे लगे आते हैं। अभी मैं देख रहा था कि फिर आजाद कश्मीर में लोग बिजली के बिलों के नाम पे फिर हजारों की तादाद में निकल आए और फिर उनके खूब पिटाई हो रही है और डंडा मारी और पुलिस कर दी और सारा कुछ हो रहा है। भाई अगर बिजली के बिल पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकता अगर अवाम और उनकी पिटाई होगी तो फिर ये मार्शल लॉ नहीं है, ये सिक्योरिटी स्टेट नहीं है, तो फिर क्या है? ये कौन सी जमहूरियत है? कौन सा ये सिस्टम चला रहे हैं? तो ये बड़ा एक अजीब पोजीशन में इन्होंने डाल दिया पर्सनल इंटरेस्ट के लिए और अपने जाति मसलों के लिए। इनसे निकलना चाहिए। और ये जो आप फौजी जर्नलों का टोला कहते हैं या फौजी जनरल्स कहते हैं या जनता कहते हैं या हुंता कहते हैं, जो भी आपका वो हो, इनको मुल्क की सोचना चाहिए, मुल्क के बारे में कि जी ये मुल्क कहाँ जा रहा है और कितने दिन ये और इसी तरह चलेगा और फिर ये खड्डे में गिर जाएगा, कोई उठा नहीं सकेगा। तो बहरहाल ये बयानिया वानिया कोई नहीं बनता। आम लोग सब इंतजार कर रहे हैं कि जब हमें कब मौका मिले और बाहर निकल के हम अपनी व्यूज को अपने अपने जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको हम सपोर्ट करें, उनके नारे लगाएं, झंडे लें, वोट दें। फिर अब वोट देने का आप उनको मौका नहीं दे रहे तो फिर वो क्या डंडा लेके लड़ाई करेंगे? आखिर में क्या करेंगे? भारत अभी तो थोड़े दिन है, ज्यादा दिन नहीं है सर इनके पास। थोड़े दिन है, ज्यादा दिन नहीं है इनके पास सर, लेकिन एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है, बिलखुसूस उन लोगों की तरफ से जो जिनका एस्टैब्लिशमेंट से एक ताल्लुक वास्ता या तो रहा है या अब भी ये सस्पेक्ट किया जाता है कि काफी गहरा उनका ताल्लुक वास्ता है एस्टैब्लिशमेंट के साथ। कहने को इमरान खान साहब के करीबी साथी भी हैं, लेकिन बहरहाल बयानिया वो ये बना रहे हैं कि इमरान खान साहब की जान को शदीद तरीन खतरा है, या उनको फांसी दे दी जाएगी या गोली मार दी जाएगी। बहुत सा ये बयानिया ये जो है मुसलसल बनाया जा रहा है और मुतअद्दिद हलकों की तरफ से बनाया जा रहा है, सरकारी हलकों की तरफ से भी बनाया जा रहा है। इसके ऊपर आप क्या कहेंगे सर? क्या ये स्केयर टैक्टिक्स है या ये मजीद उससे बढ़ के कुछ है सर? देखिए, इमरान खान के बारे में तो हमेशा से ये लोग कहते रहे कि जी या तो इनको मार दिया जाएगा या अगर ये इमरान खान साहब ने कंप्रोमाइज कर लिया तो फिर इनको छोड़ के तो बाहर भेज दिया जाएगा या जो भी होगा। मगर वो तो हुआ नहीं। इतने महीने तक उन्होंने पूरी कोशिश करके देख ली, जेल में डाल दिया, सेल में डाल दिया और कीड़े मकोड़े उन पे छोड़ दिए। बेटा बहरहाल जो भी उन्होंने करना था कर लिया, मगर वो तोड़ नहीं सके इमरान खान साहब को। तो अब क्या रह गया? अब या तो ये कि उनके साथ बैठ के एक डिसेंट कंप्रोमाइज करें सब मिलके और आगे चलें, या फिर ये कि जो भुट्टो साहब का हल किया था वो करें। और उसके लिए भी लोगों के ज़हन पे तैयारी हो रही है कि जी अब इतने साइफर केस आ गया, 14 साल की कैद है, तो पता नहीं उम्र कैद है। साइफर वाइफर तो ऐसी बकवास झूठे, पता नहीं दुनिया भर में ऐसे केस कहीं आपने नहीं सुने होंगे, मगर यहाँ पे बन गए। तो शाहखाना एक घड़ी बेच दी तो उन्होंने कहा चलो जी इसको जेल में डाल दो 50 साल। ये सब इनकी डेस्परेशन शो करती है और इनके पास कोई रास्ता नहीं है आगे जाने का। अपने आप को इन्होंने ऐसी गली में फंसाया है कि ये खुद नहीं निकल सकते, जितना मजीद गड्ढा खोदते जा रहे हैं और नीचे डूबते जा रहे हैं। तो ये जरूर आप कह सकते हैं कि जी लोगों की ओपिनियन बनाने की बात हो रही है कि जी इमरान खान को मार दिया जाएगा, ये किया जाएगा। लेकिन आपको याद होगा जब इमरान खान को पहली दफा इन्होंने अरेस्ट किया था और वो यूज किया था, उन्होंने रेंजर्स को पकड़ के जबरदस्ती ले गए थे, तो उसका इमीडिएट रिएक्शन क्या हुआ था लोगों का? कांपे टांगे, वाकई क्या कांपे, सारी टांग गई। 24 घंटे में उनको रिलीज किया गया, क्योंकि हर जगह इतना शदीद रिएक्शन था और फौजियों के खिलाफ इतना शदीद रिएक्शन था। जो इन्होंने मेन नाइन अब बनाया है वो तो सारा खैर इन्होंने जो भी डेवलप करना था अपनी मर्जी से कर लिया, लेकिन एक्चुअली तो वो लोगों का रिएक्शन था। हजारों लाखों लोग निकले थे, इन्होंने कुछ लोगों को पकड़ के अंदर बंद कर दिया। तो उससे डर गए ये। इमरान खान को छोड़ा, फिर लोगों की तरफ इन्होंने अटेंशन करके उनको मारना और दबाना वो शुरू किया। तो ये अब मेरा ख्याल है ये करना बहुत ही मुश्किल है कि जी इमरान खान को आप अंदर ही अंदर खत्म कर दें और फिर कहें कि जी अब तो वो मर गया तो अब क्या होगा। अ, बहुत मुश्किल है। फौज के अंदर भी ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, क्योंकि एक दफा आपने भुट्टो को मारा था, वो भुट्टो आज तक हमारे सिर पे जिंदा बैठा है सर। और वो उसके जो दामाद और बेटे और बेटियां पोते पोतियां जो है ना, वो पूरा मुल्क लूट के तो ले गए, अभी और लगे हुए।
उनके नाम पे क्योंकि भुट्टो जिंदा है। तो ये दोबारा काम इस तरह का करना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान बड़ी सख्त मुश्किल में फंस जाएगा अगर ऐसा हुआ। और सर खुदा ना खास्ता ये फिर भी आपको पता है अपनी चमड़ी बचाने के लिए इस तरह की बेवकूफी कर गुजरते हैं, तो उसका फिर नतीजा क्या निकलेगा आपके ख्याल में सर? सर नतीजा तो फिर कुछ भी हो सकता है। लोग सड़कों पर निकल सकते हैं। लोग अगर सड़कों पर नहीं निकलते तो फिर लोग फौजी, आप अंदर जो फौजी बैठे हैं वो अंदर अपना कोई एक्शन कर सकते हैं। जो जिसको जो मौका मिलेगा फिर वो कोई कानून और आईन और फिर कोई रोकने और रोक टोकने की तो बात है ही नहीं। फिर जिसको जो मौका मिलेगा वो करेगा। कोई डंडा इस्तेमाल करेगा, कोई नारे लगाएगा, कोई गोली इस्तेमाल करेगा, कोई जत्थे बना के अटैक करेगा, कोई कुछ भी करेगा। पर टोटल केओस और अफरा तफरी, जिसे कहते हैं ना डिसऑर्डर, जब बनेगा तो फिर फौज या तो खुद आएगी। खुद आ नहीं सकती क्योंकि लोग जब सामने आएगी तो लोग फौज को भी फिर मारेंगे। तो कौन कंट्रोल करेगा फिर उनको? और ये बड़ी एक खतरनाक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी कि आपकी जो सबसे बड़ी इदारा है जो कि लॉ एंड ऑर्डर कर सकता है, लोग उसी के खिलाफ सड़कों में निकल के मार रहे हो तो वो सामने आके तो फिर सिविल वॉर आप कह लें, आपस में लड़ाई शुरू हो जाएगी। और कब तक लड़ते हैं आप, आई डोंट नो। मगर ये बहुत खतरनाक रास्ता होगा। अगर किसी कोई सोच भी रहा है तो ना सोचे। सर फाइनली सिंध में जो सिचुएशन इस वक्त बनी हुई है उससे हमारी नजर जरा हटी हुई है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जिस तरह दहशतगर्दी के वाकयात हो रहे हैं वो तो अपनी जगह के ऊपर हो रहे हैं और बहुत ही ज्यादा शदीद तरीन हो रहे हैं। आपने उसका जिक्र भी किया कि इतना अनप्रेसिडेंटेड है। हमारी रिसोर्सेज, जाहिर बात है, सारी की सारी जर्नैलों की जो फोकस है वो सियासी जोड़ तोड़ के ऊपर है। रिसोर्सेज हमारी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग के ऊपर लगी हुई है। तो दहशतगर्दी के वाकयात रोज बरोज बढ़ते जा रहे हैं। हमारा जो भी एक्शन है वो एडहॉक बेसिस पे या एज अ काउंटर एक्शन चल रहा है, एज अ रिएक्शन चल रहा है। हमारा हम प्री एक्टिव कोई एक्शन नहीं कर रहे, हम प्रो एक्टिव कोई काम नहीं कर रहे हैं। हम जो है वो प्रीएम्प्टिव कोई काम नहीं कर रहे हैं कि दहशतगर्दी रुक सके, क्योंकि रिसोर्सेज हमारी जो है वो सारी की सारी और फोकस हमारा नेशनल फोकस जो है वो नेशनल जो है पॉलिटिकल इंजीनियरिंग पे लगा हुआ है, सियासी जोड़ तोड़ के ऊपर लगा हुआ है और सियासी इस्तेकाम फिर भी हमारे पास नहीं आ पा रहा। लेकिन सिंध में जो देखने में भी आया है सर, जो वाकया हुआ है सिंध का, जो वाकया है सर, यहाँ पे आपको एक दफा फिर 90s में मई जिंदो का जिस तरह किस्सा हुआ था, उसके बेटों को मार दिया था फौज ने, और मेजर जमील था एक, उसने मार दिया था और बहुत लंबा उसको इंसाफ के लिए मई जिंदो को 7 साल लड़ना पड़ा था। दोबारा नई मई जिंदो जो है वो क्रिएट की जा रही है सर सिंध के अंदर। रेंजर्स और आईएसआई के एक्शन ने बेतहाशा खून बहाया है। डाकुओं की सरकारी सरपरस्ती हो रही है सिंध के अंदर सर। अगवा बराए तावान एक बाकायदा तौर के ऊपर ऑर्गेनाइज बिजनेस है। और ये बावसूख जराए की ये भी खबर है कि आईएसआई के जो ओसी कराची है कर्नल हमायूं मुश्तबा, उनकी इंक्वायरी एमआई नहीं करके उनको सैक करवाया है अगवा बराए तावान के ऊपर ही, उनके 2 IC मेजर जहूर को। बहरहाल उसको असाइड फ्रॉम दैट, ये नजर वाजे तौर के ऊपर जो हालिया वाकया हुआ है, उस हालिया वाकया में वाजे तौर के ऊपर ये बात खुल के समझ आ गई है। और उसमें सर मैं कोट करना चाहूंगा कि सिंध रेंजर और सिंध रेंजर के अलावा जो है वो आईएसआई ने जो ऑपरेशन किया है, और इस ऑपरेशन के नतीजे में सर बेतहाशा जो है वो इस वक्त बहुत बड़े लेवल के ऊपर जो है सर वो कोहराम बरपा है सिंध के अंदर सर। ये तो नजर आ रहा है, वाजे तौर के ऊपर नजर आ रहा है सर जो कुछ यहाँ पे हुआ है सिंध के अंदर। मैं उसके ऊपर सर आपकी तवज्जो दिलाना चाहूंगा कि ये जो वाकया हुआ है इसमें सिंध रेंजर जो है सर, इसको जो बजट है जो सिंध गवर्नमेंट देती है वो सर, इसका पिछले साल का बजट था 6 बिलियन 3 करोड़ 38 लाख 45,000 रुपीज। इस साल इनका बजट है 6 बिलियन 16 करोड़ 38 लाख 39,000 रुपीज। इनके अलावा सर ये वाकया जो है, ये इनोसेंट लोग मारे गए हैं। सिंध गवर्नमेंट ने खुद इसका नोटिस निकाला है बकायदा तौर के ऊपर। मैं आपको नोटिस जो है वो दिखा भी देता हूं सर, ताकि ये भी वाजे हो जाए कि ये मैं कोई अपने पास से किसी किस्म की बात नहीं कर रहा हूं। ये आप स्क्रीन पे देखें सर, ये नोटिस है सिंध गवर्नमेंट का। सिंध गवर्नमेंट ने कहा है जी कि जो वाकया हुआ है, हमारा केयर टेकर चीफ मिनिस्टर सिंध ने इंक्वायरी कमेटी बनाई है कि 28/9/2023 को तालुका सरकंड में डिस्ट्रिक्ट डिवीजन शहीद बेनजीराबाद में जो है लोग मारे गए हैं, उनके ऊपर लोग बात की जाए। बेगुनाह लोग मारे गए हैं सर।
अब सर ये इस तरह के जो वाकयात, और ये कहते हैं जी हम एंटी वो दहशतगर्द मारने जा रहे थे, भाई जिंदों के बेटे को भी इसी तरह मारा गया था। और यहाँ जो कुछ सिंध में हो रहा है सर, वो सरकारी सरपरस्ती में हो रहा है, उसके बगैर ये पॉसिबल नहीं है। और उस एरिया में हो रहा है जहां पे हैवी कंसंट्रेशन है रेंजर्स की और आर्मी की, पनुआकल कैंट के आसपास ये सारा काम हो रहा है सर, हैवी कंसंट्रेशन है। इसके ऊपर काइंडली सर जाते जाते कमेंट जरूर कीजिएगा कि व्हाट इज गोइंग ऑन। तो देखिए, ओवरऑल सिंध पे अगर मैं कमेंट करूँ ना, तो 15-20 साल से पीपल्स पार्टी की और जरदारी की और उनका जो टोला है, जो कि अब एक्सपर्ट हो गए खाने पीने, माल बनाने, करोड़ अरबों, उनके नौकर, नौकरों के नौकर और नौकरों के नौकर जो है वो भी करोड़पति अरबपति होके उन्होंने एक एक आदमी उनका जो जो नंगे पैर फिरता था, वो अब 4-4, 5-5 लाख के जूते पहन के फिरता है। वो बड़े फख्र से कहते हैं, जी देखो ये हमारा जूता, ये हमारी गाड़ी, ये 50 करोड़ की गाड़ी, और ये जो कल्चर वहां पे जरदारी साहब ने जो सिंध में फैलाया है, इसीलिए वो इंटरेस्टेड अब नहीं है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि जी आप इलेक्शन कराएं, सिंध में हमें बस बैठा रहने दें, और यही हमारे लिए काफी है, क्योंकि अरबों खरबों का बजट है सिंध का, और वहां को पूछने वाला नहीं है। सारे वडेरे उनके कंट्रोल में, लोग जो है बिल्कुल मरे हुए, उठ नहीं सकता कोई, पॉलिटिकल कोई चैलेंज है नहीं, कोई चैलेंज कर नहीं सकता। तो वो बड़े खुश हैं कि जी हमें मिल जाए, अगर दोबारा सिंध पाकिस्तान जाए, जो भी करता है करे, नवाज शरीफ करे या जो भी करे, हमें ये एक ग्रिप होल्ड जो है, ग्रिप जो गर्दन पे जो उनका पीपल्स पार्टी का जो हाथ है, इसको तोड़ने की जरूरत है। और इसको वो फौज और रेंजर्स और ये तोड़ सकते हैं, मगर वो खुद अपने चक्करों में फंसे हुए, उनके पास टाइम नहीं है कि वो इन चीजों को सोचें, उनको अपने मसलों से टाइम नहीं है। आप जो बता रहे हैं कि जी कोई आईएसआई का वो था, उसको निकाल दिया गया, वो सारे के सारे मिले हुए हैं इन चीजों में से। तो अभी सर आपने अभी आपने बयान सुना होगा, एक आधा मिनट में बता दूं, मैं जो बड़ा हैरान हुआ था, वो हमारे इंटीरियर मिनिस्टर साहब ने जो बलूचिस्तान के बारे में बयान दिया था, स्मगलिंग के बारे में, टीवी पे बैठ के कह रहे हैं कि जी हमने कंट्रोल नहीं किया, कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि वो 8-9 जो टॉप के लोग हैं, उनको ये पैसे जाता है, ऑयल की स्मगलिंग जो है वो ईरान से होती है, इसलिए हम इसको रोक नहीं सकते। और भाई अगर ये आपका हाल है, इंटीरियर मिनिस्टर साहब बख्शी साहब और बाकी उनके जो काकड़ साहब है, और जो प्राइम मिनिस्टर और सारे सारे बैठे हुए हैं, कि हम क्योंकि ऊपर वाले को पैसे जा रहे हैं तो हम नहीं रोक सकते, तो फिर करने क्या आए आप? अपना माल बनाने आए हैं या क्या करने? और इनसे आप एक्सपेक्ट क्या करते हैं? लोगों को तो ये मारेंगे, जो खड़ा होगा उसको ये डंडा मारेंगे, गोली मारेंगे। तो इस सूरत हाल में तो सिंध में तो बहुत ही खराबी है, और बाकी जगहों पे तो फिर भी लोग खड़े होके तो खड़े हो जाते हैं, नारे लगाते हैं, रेजिस्ट करते हैं। सिंध में वो भी नहीं, तो अभी इस वहां पे पर जी, हिंदू कम्युनिटी को खड़ी हो रही है अब आपस में, लेकिन जाहिर बात है वो डोसाइल, उनका कल्चर डोसाइल किस्म का है। जी सर। हिंदू वगैरह जो है ना, उनको तो मारना इनके लिए उल्टे हाथ का काम भी नहीं है। वो तो वैसे ही माइनॉरिटी है, वो तो वैसे ही आपने डिक्लेयर कर देना है कि जी ये रॉ करा रही है, तो फलाने करा रही है, तो वो तो वैसे ही माइनॉरिटी है, नॉन मुस्लिम है, तो उन वो तो कोई चैलेंज ही नहीं बनता ना, क्योंकि आम लोग भी कहेंगे यार ये ऐसा है। मगर जो असली सिंध के लोग हैं, उन उन तक तो कोई पहुंचा ही नहीं है अभी तक कि उनसे पूछे कि जी हो क्या रहा है, और ये पिछले 15-20 साल में ये जरदारी माफिया ने किया क्या उनके साथ, और उनको कौन बचाएगा, कौन? तो सिंध की हालत तो बहुत बुरी है, मगर ये कि पहले आप पूरा पाकिस्तान तो ठीक कर ले, पाकिस्तान में कुछ ऐसा सिस्टम ले आए कि जो चल पड़े, तो सिंध तो फिर आसान है, क्योंकि 1-2 लोगों को आप पकड़ लेंगे, जरदारी साहब को और उनके 2-4 जो अभी केसेस दोबारा शुरू हो रहे हैं, पता नहीं होते नहीं होते, क्या होगा उनका। लेकिन अगर आप करेंगे तो फिर ये बाकी लोग भाग जाएंगे, फिर इनमें से कोई खड़ा होने वाला नहीं है, क्योंकि सब जब चोरी की है तो चोरी जब पकड़ी जाए तो फिर भागो, खड़े तो नहीं हो सकते, लड़ नहीं सकते। सर, सर जाते जाते ये बताते जाइएगा कि नवाज शरीफ साहब कहते थे कि फौज से उनको जो खार थी, बेसिकली वो कहते थे कि फौज को, और फौजी अफसर कहते थे कि ये पंजाब पुलिस बनाना चाहता है पाकिस्तान आर्मी को। क्या नवाज शरीफ साहब कामयाब हो गए सर एक तरह से? देखिए, अब पिछले जो हमने थोड़े दिन में देखा है, वो तो ये देखा है कि पंजाब पुलिस तो उन्होंने बना दिया है, और फौज को पंजाब पुलिस बनने में फौजी जो जर्नल हैं और टॉप के जो लोग हैं, उनका सबसे ज्यादा बड़ा हाथ है। एक जनरल टॉप पे अगर बदल जाएगा ना, तो ये पंजाब पुलिस दोबारा फौज बन जाएगी, क्योंकि इनका स्ट्रक्चर ही ऐसा है। मगर बदकिस्मती की बात यह है कि
इस वक्त जो फौजी लीडरशिप है वो चाहे वो नवाज शरीफ पे एतराज करती हो कि जी हमने हुकूमत नहीं आने देना, लेकिन अभी तक तो सब नीचे लगे हुए हैं। और मैं तो हैरान होता हूं कि जब वो तैयारियां हो रही हैं जनाब हर लेवल पे कि जी उनके वापसी का इस्तकबाल किया जाए और पता नहीं लाखों लोग हो, मिलियंस आए और मीनार पाकिस्तान जमा हो और पता नहीं तो क्या हो। और भाई कौन सी वो फतह करके आ रहे हैं? मैं तो पहले वैसे ही कह रही है कि कौन सी मलका से वो शादी करके आ रहे हैं लेकिन ये कि कुछ तो बता दें, सियासी बता दें, उन्होंने कौन सा तीर मारा है जो वहां बैठ के? कुछ भी नहीं है। इन्होंने जो यहाँ गवर्नमेंट अपनी पूरे उनके भाई ने चलाई है 1.5 साल, उसमें क्या इन्होंने किया है? और अगर और इनको 1.5 साल 2 साल 3 साल और बैठा देंगे तो और क्या कर लेंगे? ये इन्हीं की गवर्नमेंट चल रही थी जिसमें आप लोगों का ये कीमा निकला हुआ है। तो इन सबको किसी को कुछ नहीं पता है क्या करना है। हर एक अपनी जान बचाने और अपने सेल्फ इंटरेस्ट पे काम कर रहे हैं और ये बात बड़ी खतरनाक है मुल्क के लिए कि कोई मुल्क का नहीं सोच रहा। सर, अवाम का सियासी एहतजाज, अवाम का पुरअमन एहतजाज करना इस मौके के ऊपर जमहूरियत के हक में, इमरान खान के हक में कितना ज्यादा जरूरी है सर? ये कितना ज्यादा जरूरी है? बहुत जरूरी है। हर पीटीआई लोगों लीडरशिप को क्यों नहीं कॉल दे रही सर? लोगों को निकलना चाहिए। लोग मेरा ख्याल है खासकर इमरान खान और इनकी जो पार्टी है, इनसे में अक्सर बात भी होती रहती है। वो कह रहे हैं कि जी हम सब तैयार बैठे हैं और आप देखेंगे अचानक ये इनकी लीडरशिप बाहर भी निकलना शुरू हो जाएगी। वो बताते नहीं है कि प्लानिंग व्लानिंग उनकी काफी है कि बड़े बड़े जुलूस जलसे ये वो इमरान खान के बगैर भी करना शुरू कर देंगे। लेकिन वो चाहते ये हैं कि हमें कुछ थोड़ा सा एक मौका मिले, जैसे इलेक्शन कैंपेन मसलन शुरू हो गई या हो रही है, तो फिर हम उसके उसके नाम पे हम वरना वो आके कुटाई करते हैं, गोलियां चलाते हैं, मारते हैं और कोई पूछने वाला नहीं है पीछे से। अभी तो करक में बहुत बड़ा जलसा हुआ सर, जी बहुत जबरदस्त किस्म और का फिर जलसा वहां हुआ था। पता चला कि ये गोली वोली भी चलाई, उन्होंने मार कुटाई भी की है। फिर क्या हुआ? गिलगित और तब बल्तिस्तान में बाई इलेक्शन जीत गए इमरान खान सर, बाई और इलेक्शन सीट जीत के गए। अभी ऊपर सर। कश्मीर में लोग बिजली के बिलों पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी पिटाई हो रही है, पुलिस दे भारत 4:15 पता नहीं क्या बना है। तो अगर ये इस तरह लोगों को दबाएंगे हर चीज पे, तो एक ना एक दिन तो फिर सब मिलके फटेंगे, तो फिर ये खुद ही फट जाएंगे उसके साथ। तो ये बड़ा खतरनाक खेल है। ये अभी थोड़े दिन जरा खुलने दे, जरा एटमॉस्फेयर को, जरा हवा को आने दे ठंडी, फिर देखें क्या होता है सर। मेरा ख्याल है काफी आप देखेंगे कि लोग इंशाल्लाह निकलेंगे। इंशाल्लाह। अल्लाह पाकिस्तान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाकिस्तान को जो है वो पाक फौज के जर्नलों को अल्लाह हदायत दे। पाक फौज तो बिल्कुल चाहती है कि वो जो है अमन के साथ रहें, इज्जत के साथ रहें, लेकिन जर्नैल जो अपनी चमड़ी बचाने के लिए पूरी इज्जत, फौज की इज्जत दांव पे उन्होंने लगाई हुई है। अल्लाह इन लोगों को हदायत दे। सर। कुछ जर्नैलों का कहना है, कुछ जर्नैलों को अकल आ जाए तो फौज भी बच जाएगी और मुल्क भी बच जाएगा और ठीक हो जाएंगे, मगर उनको अकल आना जरूरी है। कोई ना कोई उनको अकल दे दे, मत दे दे। किसे कहते हैं ना, मत मारी गई है, उनको मत दे दे कोई। मत मारी गई है, मत दे दे। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। ठीक है, बहुत बहुत चलेगा। शुक्रिया सर, थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस सर। थैंक यू खुश सर। रहिए अजीजा ने, मन इजाजत खुदा दीजिए मुझे और शाहीन से भाई साहब को। दोबारा मुलाकात होती है। खुदा फिर अमान अल्लाह। पाकिस्तान जिंदाबाद जी। खुदा।